नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के बाद दोनों देशों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी और अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक से पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री के करार पर आखिरी मुहर लगा दी गई। वहीं अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद अगले एक दशक तक दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीक सहयोग को लेकर एक कार्य योजना पर भी सहमति बन गई है। एक रिपोर्ट देखें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से पहले अमेरिका के विरोध के बावजूद रूसी 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के बाद कहा गया कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और द व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल गई है। We also cooperate greatly in military and technical sphere like with no other country. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. We continue to cooperate jointly on global agenda, and as you have said, indeed our positions are quite similar or coincide. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में पहली बार भारत 2+2 फॉर्मेट पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। इस बैठक के पहले से रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अमेठी में रूसी असॉल्ट राइफल AK-203 की फैक्ट्री स्थापित कराने के करार पर आखिरी मुहर लग गई है। वहीं इस बैठक में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा के दौरान रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। That Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. From Ministry of Defence, we have urged our greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defence equipment leading to self-reliance of India. Separately, we proposed greater engagements in Central Asia and the Indian Ocean region. हमारे बीच विस्तृत चर्चा हुई हमारे सहयोग के बारे में रक्षा के क्षेत्र में, और हम आगे के लिए योजनाएं हमने बनाए। मुझे विश्वास है कि जो दोनों देश के जो एजेंसियां हैं वे योगदान करेंगे ताकि हम क्षेत्रीय विश्वास को बढ़ा सकें और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को बढ़ा सकें। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने चीन के सीमा के अतिक्रमण का मामला भी बातचीत में उठाया। बहरहाल कोरोना काल में पुतिन रोम में G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, न ही ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन COP26 में पहुंचे। यहां तक कि उन्होंने चीन का अपना बहुप्रतीक्षित दौरा भी टाल दिया था। दरअसल 2014 में क्रीमिया युद्ध के बाद रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की $5.25 अरब की डील की है।
रूस इस सिस्टम को अपडेट भी कर रहा है और भारत के साथ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत जारी है। रक्षा सामग्री के अलावा रूस ऊर्जा के क्षेत्र में भी बाजार की तलाश में है। भारत रोजाना 40 लाख बैरल तेल खरीदता है, जबकि रूस रोजाना 60 लाख बैरल तेल बेचता है। भारत और रूस एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। फ्रांस और जर्मनी का बाजार सीमित होने की वजह से भारत से उसे खासी उम्मीद है। भारत की ONGC ने रूस से कई बड़े निवेश किए हैं। रूस का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट है नेचुरल गैस। रूस की गैस कंपनी गेजप्रोन भारत में निवेश की संभावना तलाशना चाहती है। अगर गेजप्रोन के भारत में निवेश और रूस के गैस क्षेत्र में भारतीय निवेश बढ़ाया जाए तो इससे दोनों देशों को फायदे के आसार हैं। दरअसल तकनीक के अलावा निवेश के लिए भी अमेरिका को भारत ज्यादा मुफीद मानता है, लेकिन उस पर पूरी निर्भरता के बजाय रूस से रक्षा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर वो अमेरिका को भी संदेश देना चाहता है। वहीं राजनयिक लिहाज से देखा जाए तो ये नहीं भूला जा सकता कि अफगानिस्तान के मामले ने रूस ने तालिबान से बातचीत के दरवाजे खोल रखे थे और वार्ता में भारत को नजरअंदाज कर चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। लेकिन भारत भी रूस के रास्ते तालिबान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जरिया बनाए हुए है। हालांकि शीत युद्ध के बाद बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारत की अमेरिका से नजदीकियों ने रूस से रिश्तों में गर्माहट कम कर दी थी। लेकिन चीन पाकिस्तान की बनती धुरी के मद्देनजर रूस अपने आर्थिक और सामरिक हितों के लिए भारत से रिश्ते और मजबूत करने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी मोदी और पुतिन के रिश्तों की, बात होगी इन दोनों देशों के रिश्ते की, रूस और भारत का रिश्ता आखिर कैसे आगे बढ़ेगा और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। दीपक वोरा जी हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट है। मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा कोचर साहब आपसे है, सर मोदी और पुतिन मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? सामरिक दृष्टि से भारत को रूसी रिश्ते से क्या फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि रूस से आधुनिक हथियार मिलने के लिए हम कितने फायदे की पोजीशन में फिलहाल हैं इस वक्त? नेहा जी, ये एक पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट है कि रशियन प्रेसिडेंट हैज कम टू इंडिया और जो डिफेंस कॉपरेशन हमारा रशिया के साथ, अगर आप देखें हमारी फौज में ज्यादातर इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है। T-72 टैंक से लेके आपके T-90, आपके सुखोई एयरक्राफ्ट्स, आपके मिग एयरक्राफ्ट्स 29, मिग 29, मिग 21, मिग 23। सो ये बहुत ही एक्चुअली अहमियत है और आने वाले वक्त में अभी जो S-400 हमने उनसे लिया है, अभी S-500 की भी बातचीत चल रही है। तो वो एक एडवांस है इससे S-400 में, और वो सितंबर में रशियन आर्मी में इंडक्ट हुआ है। तो दूसरा ये जो AK-203 राइफल है, अभी हमारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की है कि 2 दिन पहले के 5 लाख राइफल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि आने वाले वक्त में ये राइफल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी रहेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि T-90 टैंक जो हमारे पास है वो हमारा एक बेहतरीन मेन हमारा टैंक है और पाकिस्तान का कोई उसके पास तोड़ नहीं है इस टैंक का भी। जी जी। और इस टैंक का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो भी उसकी डील भी होने वाली है। दूसरा ये आपका सुखोई एयरक्राफ्ट जो इसको अपग्रेड किया जा रहा है कि इससे आप अपना ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो इसको सुखोई एयरक्राफ्ट की भी डील होने वाली है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना चिंतित है और इसको वॉच कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को। और मैं इसको नेहा जी आपको इतना भी
उसको बताना चाहूंगा, अगर आप 1971 वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो इट वाज रशिया हु केम टू द एड ऑफ इंडिया। उसने हमको इसको 7th फ्लीट और जो ब्रिटेन की जो शिप्स थी इसको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी तक पहुंच चुकी थी, ये रशिया ने अपनी फ्लोटेला भेज के उनको रोका। तो ये जो इसको डेप्थ है ना फ्रेंडशिप की, जी जी जी, ये 50 साल से है हमारी सोवियत रशिया के यूनियन साथ। जो था पहले, जी जी इसको रशिया के साथ। ठीक है कोचर आपसे जानना चाहेंगे वोरा साहब, जिस बात का जिक्र अभी कोचर साहब कर रहे थे सर, क्या नहीं लगता कि वो जो डेप्थ की बात कर रहे थे कोचर साहब, वो कुछ हद तक अभी कुछ सालों में दूरी आई है उस दोस्ती में रूस के साथ? आभारी हूं आपका, आपने मौका दिया है चैनल पर आने का। जनरल साहब की बात सुनी, हमेशा सीखता हूं उनसे, आपसे सीखता हूं, और जो प्रवक्ता साहब हैं उनसे भी अभी कुछ देर तक सीखूंगा। शुरुआत करना चाहता हूं। दोब्रो पोशालोवत, व्लादिमीर में रूसी में बोल रहा हूं। वेलकम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आप देश में आए हैं हमारे दोस्त बन के। पहली चीज, अभी जनरल साहब क्षमा कीजिएगा, आपने जिक्र किया कि बहुत सिग्निफिकेंट है, ब्रेक थ्रू है एक्सेट्रा। ये कोई ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं है, ना कोई नया चैप्टर है, लेकिन ये रीएफर्मेशन हमारी जो बहुत वार्म टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, हमारी जो प्रिविलेज्ड एंड स्ट्रेटेजिक, ये नहीं है मैम कि कल सुबह से रिश्तेदारी शुरू हो जाएगी, बहुत देर से चलती आ रही है, वो और मजबूत होगी। अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लोज है, और मैं उसमें आपके जैसे जो मीडिया के दुनिया भर में सबसे सर्वश्रेष्ठ मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं, आपको दोषी ठहराता हूं। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लोज हमारे पास बहुत कम है रूस और भारत के बीच में। हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं थ्रू द प्रिज्म ऑफ फॉरेन कंट्रीज, थर्ड कंट्रीज। मैम, मैं सवाल पूछता हूँ, जनरल साहब आप तो एक्सपर्ट हैं, आप जानती हैं, और हमारे प्रवक्ता साहब जानते हैं। सड़क पे जाके किसी से पूछिए, और अपने ड्राइवर से पूछूंगा, हाँ भाई रूस के बारे में क्या जानता है? वो सर वो हमारे दोस्त हैं, शक्तिशाली देश है, बड़े अच्छे हथियार बनाते हैं, बहुत अच्छा वोडका बनाते हैं, और वो अमेरिका के दुश्मन है। अब जाके रशियन ड्राइवर से पूछता हूँ कि भारत के बारे में क्या सोचते हो? ओ जी, राज कपूर, बड़ा गरीब देश है, हम इनकी कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है, हमेशा पाकिस्तान से लड़ते रहते हैं, और ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। लेकिन अब ये हकीकत नहीं है। अब रूस हल्के हल्के इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इंडिया इज अ पावर इन इट्स ओन राइट, जिसके साथ उसे दोस्ती करनी है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी समस्या इस समय चीन के साथ है। मैम, दिस फ्रेंडशिप विद चाइना इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये बहुत जल्दी टूटेगी। लेकिन सर क्या नहीं लगता, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इस दौरान बीच में चाइना के साथ भी रशिया की जो करीबियां हैं वो बढ़ी है, पाकिस्तान के साथ भी बढ़ी है, और भारत के साथ जो दूरी थी वो और ज्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले नजदीकियां थी, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वक्त में दूरियां बढ़ी है और चाइना और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी है? ये सर मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में जो एक बैठक हुई थी उसके अंदर भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। आप बहुत बेहतर तरीके से सर जानते हैं, समझते हैं। मेरा तो सर मेरी उम्र भी कम है, मेरा तजुर्बा भी कम है, लेकिन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे सर कि उस बैठक के हम क्या मायने निकाले, और क्या वो कहीं ना कहीं बताती है कि कुछ हद तक थोड़ी सी दूरियां रही भारत से। मैं शायद पूरी तरह से आपसे सहमत नहीं हूं कि हर चीज में हमें दखल नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया है। मैम, एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से हम सब समझ लें, जितने करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, भारत और रूस के बीच जो संबंध है, कोई तीसरी ताकत उस पर असर नहीं डाल सकती। हमने S-400 खरीदे, अब S-500 खरीदेंगे। अमेरिका कहता है हम प्रतिबंध लगाएंगे, हमने कहा कुतुब मीनार पे चल जाओ। अगर अमेरिका के साथ उनसे हम हथियार खरीद रहे थे, अगर रूस नाराज हो तो हम कहते आप भी कुतुब मीनार पे जाओ। दोनों ये जो महाशक्तियां हैं, अब ये हमारी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट कर, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। ट्रैक 2 पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज अफगानिस्तान के बारे में वो बात करेंगे, आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि रूस मानता है, चीन भी मानता है, स्वीकार नहीं करता कि भारत के बिना अफगानिस्तान की कोई, उसकी जो समस्या है उसका कोई समाधान। ठीक है, ठीक है महेश वर्मा जी, अब सवाल ये भी है क्योंकि बैठक में नहीं बुलाया, उसको हम एक बार के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि यूपीए काल में रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर थे बजाय एनडीए काल में।
क्या आपको भी ऐसा लगता है? इस तरह के लगातार आरोप लगते हैं, आपको लगता है क्या ऐसा, महेश जी? नहीं, देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, अगर उस दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत में एनडीए की सरकार है कि यूपीए की सरकार है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। भारत और रूस के संबंध क्या है, भारत और रूस के बीच में ट्रीटी क्या है, भारत में रुपया और रूबल के संबंध क्या है। तो यहाँ प्रशासक शासक से उसके रिश्ते नहीं तोले जा सकते हैं। भारत और रूस एक दूसरे में इतने घुस चुके हैं, खुश्चुवे से लेकर, खुश्चुवे पहले राष्ट्रपति थे रूस के, कि कश्मीर की सरजमीन पर आके खड़े होकर और दम ठोके कहा कि भाई यहाँ जो है कोई जरूरत ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र की दखल अंदाजी का। उस समय भारत की स्थिति जो जवाहरलाल नेहरू जी लेकर गए और स्थिति जितनी खराब हुई थी, तो रूस का एक जो टेस्टेड और ट्रस्टेड और भारत के साथ उसके जो संबंध है और जिस तरह से संबंधों को हमने वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से या एक टीटी के जरिए या अपनी जरूरत की वजह से, जैसे अभी बोरा साहब ने एक बात कही कि अब क्या है कि हिंदुस्तान की तस्वीर जो है दुनिया में बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको सुन के हैरानी होगी नेहा जी कि 50,000 से ज्यादा हिंदी टीचर इस समय रशिया में है। ये अजूबा आपको कहीं विश्व में और नहीं मिलेगा। तो रूस और भारत के जो संबंध है उनको आप अगर, जैसे वो बात हुई कि पति पत्नी ने 7 फेरे ले लिए, झगड़े कितने भी हो लेकिन वो फेरे से बने हुए हैं। तो ये बात यहाँ सिर्फ फेरे की है। फेरे की फेर में जो है ये दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, एक दूसरे की जरूरत बन चुकी है आज हिंदुस्तान और रशिया की जो है। जैसे अभी हमारे बोरा साहब ने एक बात कही कि हमारे यहाँ तो ड्राइवर की बात करी, हम तो गांव की बात कर रहे हैं। गांव में भी रसिया को जितना लोग जानते हैं उतना शायद विश्व में किसी देश को नहीं जानते होंगे। हम अपने पड़ोसी राज्यों को नहीं जानते होंगे। तो ये इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं अगर सम्मान मिलता हो और उसमें और मजबूती आती हो इस मिलन के बाद, पुतिन और मोदी साहब के मिलन के बाद। और एक जो सबसे बड़ी बात जनरल साहब ने कही कि भाई हम यहाँ पे जो अभी फैक्ट्री और ये सारी चीजें एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो ये रोजगार का एक बड़ा अवसर पैदा करता है। देखिए, जब इस तरह की कोई चीज होती है तो उससे तो एक सशक्त भारत बनता ही है। लेकिन जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि अभी तक जो है आप हिंदुस्तान में ये प्रयास नहीं होता था कि भाई हम जो है अगर कोई आर्म्स लेते हैं या कोई भी आधुनिक साजो सामान लेते हैं, सैन्य समाज लेते हैं, तो उसको जनरली हम इंपोर्ट करते थे। और उस इंपोर्ट के जरिए जो है दलाली खूब होती थी। दलाली का एक बहुत बड़ा जरिया जो है हथियारों की खरीदारी होती है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें खरीदारी नहीं होनी है, इसमें एक फैक्ट्री लगेगी और उस फैक्ट्री के जरिए एक जो सैन्य साजो सामान का उत्पादन होगा जी जी। और उस उत्पादन को का जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे साथ इंटैक्ट होगा। क्वाड को चीन विरोधी खेल के रूप में जो बताया था, ऐसे में कितना हम रूस पर कूटनीतिक और सामरिक मामलों पर निर्भर रह सकते हैं? देखिए, ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, हर एक कंट्री सारे देशों को साथ लेके चलती है। तो चाइना के साथ भी रूस के अच्छे संबंध हैं और वो भी उसके साथ पाकिस्तान आर्मी को भी हाल ही में रूस ने इक्विपमेंट अपना सप्लाई किया है। तो ये जो डिप्लोमेटिक या इसको डिप्लोमेसी है ये साथ साथ चलती है और रूस जानता है कि आज के वक्त में इंडिया की क्या अहमियत है। एम्बेसडर वोरा ने भी इसको हाईलाइट किया इस चीज को। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन आए हैं यहाँ पे
और एक बहुत ही अहम एग्रीमेंट यहां पे साइन होने वाला है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। और जो हमारी नेवीज है, दोनों की नेवीज के बीच में एमओयू साइन होने वाला है। तो आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो भी रशियन ओरिजिन के हैं, हमारी इक्विपमेंट भी रशियन ओरिजिन की है। और अभी एक प्रपोजल प्रेसिडेंट पुतिन लेके आए हैं कि इंडिया को एक प्रोडक्शन हब बनाएंगे रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो इंडिया में पूरा मैन्युफैक्चर लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और एक वर्ल्ड को भी एक मैसेज अभी जा रहा है कि जो भी गलत फहमी हो थी या जो न्यूज में मीडिया में ये बार बार आता रहता था कि इंडिया यूएस के साथ या उसके साथ क्लोज जा रहा है और रशिया से दूर जा रहा है, ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो रहा है अभी। सर ये जो बातें हैं वो इसलिए भी उठी ना क्योंकि वहां के विदेश मंत्री जब भारत में आते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि आप रूस से हथियार मत लो या फिर इस तरह दूरी बना के रखो, क्या नहीं लगता कि इसीलिए इस तरह की खबरें आती है वोरा साहब? आपने बहुत कठिन सवाल पूछा है। डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि आपकी एक्शंस जो है दे स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपने कह दिया वो सही बात है, लेकिन आपकी एक्शंस क्या है? एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताना, मैंने भी, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं जस्ट अ पर्सनल थिंग बताना चाहता था। 2002 में जब आर्मीनिया में आपका राजदूत था तो मेरी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी और मैंने उनको, जब सारे एम्बेसडर्स लाइन में खड़े थे, मैंने भी कहा पासोल इंडिस की इंडियन एम्बेसडर, तो मुझे तरफ मुस्कुरा के देख के कहते हैं राज कपूर। तो आप सोच लीजिएगा कि उनके दिमाग में भी हमारी फिल्मों का कितना असर था। एकदम बोले, बड़ा अच्छा लगा मुस्कुरा के। जी। रूसियों के लिए आसान नहीं है टू एक्सेप्ट कि हम पहले नंबर 1 जॉइंट नंबर 1 थे अमेरिका के साथ, अब हमने वो स्थान जो है चीन को दे दिया और अब हम नंबर 3 हो गए। जब तक कुछ ही साल पहले तक रूसी ये कहते थे ये तो बड़ा बैकवर्ड देश है चीन। आज तक जनरल साहब मैं एक भी रशियन से नहीं मिला, और मैं कई बार 3 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में मैं आपका राजदूत रहा हूं, मैं एक से नहीं मिला जो चीन को पसंद करता है और मैं एक से नहीं मिला जो भारत को नापसंद करता है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। फाइनली हमारी जो पार्टनरशिप है, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, पार्टनरशिप है इंडिया रशिया की, इसका सबसे अच्छा वर्णन जो मैं कर सकता हूं, वी मे नेवर बी अगेंस्ट ईच अदर। हो सकता है हम कभी भी एक दूसरे की मुखालफत ना करें, बट इट डज नॉट मीन दैट वी आर ऑलवेज विद ईच अदर। ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक दूसरे का आंख बंद करके समर्थन करते, लेकिन एक दूसरे के साथ दुश्मनी कभी नहीं होगी और कोई भी साइड दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। इट इज अ मैच्योर पार्टनरशिप मैम। और व्लादिमीर पुतिन साहब जो यहाँ आए हैं उन्होंने ये स्थापित कर दिया है, बता दिया सारी दुनिया को, यस इंडिया हैज अराइव्ड। ठीक है महेश जी, इस मुलाकात के साथ साथ जो बैठक में तमाम चीजें होने वाली है, जैसे कि कोचर साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा अहम फैसले एमओयू साइन होने वाले हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि रूस क्या अपना फायदा देख रहा है? ऐसा तो नहीं है कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो सिर्फ भारत को ही फायदा होगा, फायदा तो रशिया को भी होगा। महेश जी, नहीं, वो तो अपनी हितों के लिए आ ही रहे, उस चीज को तो हम कहीं नकार ही नहीं रहे। लेकिन सवाल है कि भारतीय हित, हम भारतीय हित को तो हम आकलन करेंगे, जैसे जनरल साहब ने कहा, वोरा साहब ने कहा। ये तो जो ऐसे हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, वो इस चीज को समझते हैं। जैसे अभी जनरल साहब ने एक बात कही, अभी जितने आप पीछे चले जाओ, रशिया के साथ जितनी भी डील हुई उसमें इस तरह की कमोबेश डील नहीं हुई जो भारत की धरती से, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अगर एक कारखाना लगता है तो नेहा जी अगर आपको ध्यान हो कि कोई भी साजो सामान लेते वक्त एक बिचौलिए का नाम जरूर आता था, फिर वो डील फंसती थी, पैसा फंसता था, समय से हमें साजो सामान नहीं मिलते थे। अब तो हम उस फैक्ट्री को खुद से लगा रहे हैं, खुद से उसका प्रोडक्शन करेंगे, जितना मर्जी उतना करेंगे। अभी जल साहब ने एक नई बात कही, वो भी
वो भी आपको समझने की जरूरत है कि जिस तरह से हम जो है और चीजों में हम एमयू साइन करने जा रहे हैं, उसमें भी भारत का जो है पलड़ा, जैसे बोरा साहब कह रहे थे कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा। इस भारत को इस कोरोना के बाद जो है एक दुनिया जो है दूसरे चश्मे से देख रही है, जहां जीडीपी जो है ऐतिहासिक रूप से 8.7 इस तिमाही में जो है दर्ज कराई है, जिसकी इकोनॉमी जो है आज सस्टेन कर रही है, जहां 82 करोड़ फैमिली को फ्री मुफ्त में खाना देने का काम जो है इस विश्व में अगर रिकॉर्ड है तो भारत के नाम से है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसको हमने सस्टेन किया, जिसको हमने अच्छे से मजबूती से, कृषि क्षेत्र है जहां पे हम लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का जो है इस समय योजना लेके चल रहे हैं। तो हमारी जो मजबूती, हमारी जो ताकत है कहीं, उसका अंदाजा जो है पुतिन जी जैसे होशियार और समझदार जो कमर्शियली जो है वो एक बिजनेस बैकग्राउंड के व्यक्ति है, वो समझते हैं कि इस देश का फ्यूचर क्या है। व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में तमाम तरह की बातें और किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, किस तरह से और हमें और साझेदारी आगे बढ़ानी है, उस पर बातचीत हो रही है, कुछ पर हस्ताक्षर भी होंगे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अमेरिका का क्या स्टैंड रहेगा? क्या वाकई जिस बात का जिक्र हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ सकता है क्या? मुझे नहीं लगता इस पे इसका असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचता है, और एक अंग्रेजी कहावत है, नेवर पुट योर एग्स इनटू अ सिंगल बास्केट। कुछ साल पहले इंडिया वांटेड कि वो यूएस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ले, जो एक S-400 के मुकाबले का मिसाइल सिस्टम है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ने देने से मना किया था। तो वो एक्चुअली सोचता था कि इसमें इसको न्यूक्लियर मिसाइल्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हम रशिया के पास चले गए, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स जानता है कि इंडिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो एक ही कंट्री के साथ अपना डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा। वो इजराइल के पास भी हम जाते हैं, हम रशिया के पास भी जाते हैं, फ्रांस के पास भी जा रहे हैं हम लोग। तो ये इसमें कोई रिलेशंस में कड़वाहट आने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स भी इंडिया को एक अहम पार्टनर को मानता है, जो अभी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है वर्ल्ड की। और जैसे अभी चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है साउथ एशियन सी में, साउथ चाइना सी में, तो इंडिया की भी अमेरिका को मदद इसको चाहिए, बिकॉज इंडियन ओशन जो डोमिनेशन है वो इंडिया के पास है बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के जो भी रिश्ते हैं वो एक अपनी तरीके से चलेंगे, और इंडिया और रशिया के भी रिश्ते अपने तरीके से चलेंगे, और ये इनमें कन्वर्जेंस नहीं है, और ये बिल्कुल एक साथ साथ में चलेंगे, बिकॉज इसमें दोनों देशों का हित होता है। अब जैसे महेश जी भी बता रहे थे कि अगर रशिया इंडिया में आके जॉइंट वेंचर्स करने के लिए तैयार है और अपना प्रोडक्शन हब इंडिया में रखना चाहता है, तो उसमें रशिया का भी फायदा है, बिकॉज आज जो वर्ल्ड की जो आर्म्स मार्केट है वो इतनी बड़ी है, और इतनी उसमें आपकी जो इकोनॉमिक और आपका जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी जानता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी आर्म्स मार्केट है, और रशिया भी जानता है कि इंडिया भी एक अच्छी मार्केट है। तो इसीलिए ये एक को एग्जिस्टेंस इंटरेस्ट है दोनों के, और ये बरकरार रहेंगे।
हमारे रिलेशंस यूएस से भी अच्छे रहेंगे और रशिया से भी अच्छे रहेंगे। ठीक है सर, यही सवाल मैं आपके नजरिए से भी जानना चाहूंगी दीपक वोरा जी। क्या क्योंकि रूस की और अमेरिका की किस तरह से रिलेशनशिप रहे हैं, हमेशा कोल्ड वार रहा है, ये आप भी बेहतर तरीके से सर जानते हैं, और भारत के रूस के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं ये भी आप बहुत बेहतर तरीके से सर जानते हैं। लेकिन जब मुलाकातों का दौर चलता है, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंग है हर साल होनी चाहिए, पिछले साल कोरोना की वजह से सर नहीं हो पाई, लेकिन जब मीटिंग होती है उसके अंदर तमाम समझौते होते हैं, उस पर हस्ताक्षर होते हैं, एक आगे की किस तरह से प्लानिंग करनी है या फिर रिश्ते कैसे रखने हैं या फिर और काम जो है समझौतों के साथ ही कैसे बढ़ाने हैं, उस पर भी बातचीत होती है सर। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी कोचर साहब कर रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन रूस के साथ भी हम बहुत अच्छे रिश्तों को आगे उसी तरह बढ़ा रहे हैं जैसे कि हमारे साथ पहले रहे हैं? क्या आपको भी लगता है, आप भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं क्या सर? टोटली जो जनरल साहब ने कहा है उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। हम पहले रूस से बहुत सारे हथियार खरीदते थे, तो फिर हमने अमेरिकन से और इजरायली से खरीदने शुरू कर दी, वो दोनों देश भांगड़ा करने लगे। अब जब हम वापस रूस से कुछ खरीद रहे तो अमेरिका को क्या तकलीफ होती है तो कुतुब मीनार पे चढ़ जाए, छलांग लगा लीजिए वहां से। इतना बड़ा मार्केट है भारत, 1/3 वेपन एक्सपोर्ट जो रशिया के हैं वो भारत आते हैं, सब लोग ये जानते हैं। कितने $बिलियन की डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये 2020s के बाद आपकी जो आर्थिक ताकत है, भारत की मिलिट्री ताकत, डिप्लोमेटिक ताकत, इंटेलेक्चुअल ताकत, ये सारी दुनिया देख रही है। और चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, ओनली पावर रिस्पेक्ट्स पावर। ये भारत की अब शक्ति देखकर पूरा देश आपके पास आ रहा है। एक चीज और याद रखें मैम कि व्लादिमीर पुतिन साहब, आपने जैसे जिक्र किया था कि उनकी पहली बायलैटरल विजिट है, वो चीन नहीं गए, वो हमारे पास आए हैं। ये चीन को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि मेरी जेब में सिर्फ एक ही इक्का नहीं है, एक दूसरा भी है मेरी जेब में, उसका नाम भारत है। दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू द वर्ल्ड और सब लोग ये समझ गए। अगर अमेरिका नाराज होता है वो समस्या आपकी है, मेरी समस्या नहीं है। मैडम एक आखिरी चीज, 2 साल पहले जनरल साहब आप भी जानते हैं, शर्मा साहब आप जानते हैं, $1 बिलियन का सॉफ्ट लोन हमने दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट। व्लादिवोस्टॉक में जो मीटिंग हुई थी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, बहुत कम लोग जानते हैं मैम, बहुत कम, कि उस पर काम शुरू हो गया है। ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर पे, चेन्नई पोर्ट और व्लादिवोस्टॉक पोर्ट, भारत के पैसे के साथ उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, भले ही हम छत पे खड़े होके ढोलक पीट के उसकी बात नहीं करते। अमेरिकन टॉक अबाउट इट अ ग्रेट डील, लेकिन हम लोग खामोशी से, चुपचाप से इस रिलेशनशिप को डेवलप करें। और जो शायद वर्मा साहब ने बात कही थी, बिल्कुल सही कहा है कि अब ये भारत नया भारत है और अमेरिका और रशिया हमारे को एज इक्वल ट्रीट करता है। ये नहीं अरे छोटे बच्चे उधर चले जाओ, वो नहीं है। और एक आखिरी चीज जनरल साहब, आप देखिएगा कि इसके बाद वो जो चाइना का पिंग पोंग है वो भागा जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बोलेगा अरे बेटा रो मत, दादाजी आ गए हैं, पाकिस्तान बड़ा खुश हो जाएगा। आई मीन दैट्स माय फीलिंग, आई वाज ओनली बीइंग हाफ सीरियस। लेकिन जो रिलेशनशिप विद रशिया है, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल। ठीक है महेश जी, सवाल ये भी है कि अमेठी में एक 203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री के ऊपर करार पर एक आखिरी मोहर लग गई है, लेकिन जब हम इस फैक्ट्री की बात करते हैं, जब हम हथियारों को बनाने की बात करते हैं, भारत इस तरह की फैक्ट्री लगने से कितना मजबूत होगा? क्योंकि ये हमने देखा था कि चुनावों में भी ये एक अहम मसला था। जब अमेठी लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब अमेठी में भी ये एक अहम मसला उठाया गया था और ये कहा गया था जी यहाँ पे तो फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हम रोजगार के लिहाज से ना देखें सर, हम तो देश के लिहाज से देखेंगे। क्या हथियारों के लिहाज से एक मजबूती भारत को मिलेगी क्या? अगर हाँ तो कैसे और कितने? वही मैंने आपको शुरू में कहा कि देखिए, अब जो हथियार जो हम खरीदते थे बिचौलियों के थ्रू या हम कहीं से लेते भी थे, अभी जैसे राफेल को ही लेकर देखिए, राफेल डील जो है यूपीए सरकार में शुरू हुई, दलाली की वजह से टलती गई, लास्ट में दोनों सरकार के बीच में जब समझौते हुए उसके तहत कितने जल्दी मिल गए। अब सवाल यह है कि कोई चीज जब ये इसी देश में बनेगा, उत्पादन अपने हाथ में होगा,
तो हमारी जरूरत जो है आसानी से पूरी होगी, हमारे पैसे जस्टिफाई होंगे, हमारे समय जस्टिफाई होंगे और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, अभी जो आपने सवाल उठाया कि रसिया के साथ जो अभी राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद जो है अमेरिका से संबंध तो नहीं खराब हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि आज भारत जो है ना, भारत की जरूरत अमेरिका नहीं है, अमेरिका की जरूरत भारत है। क्योंकि भारत जो है आज, चाइना जो है कहीं एसेट वाइज, अपने इकोनॉमी वाइज जो है यूएस से कहीं लीड कर रहा है, और उसकी जो डॉलर की एक डॉलर इंडस्ट्री लेके वो पूरे वर्ल्ड में जो घूमता है, जिस बादशाहत पे अमेरिका चलता है, वो सिंहासन कहीं चाइना से हिल रहा है, भारत से नहीं हिल रहा है। तो आज कहीं भारत उसकी जरूरत है, यूएस की जरूरत जो है भारत इसलिए बन सकता है कि वही एक देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना की उसकी जो एक एम्पायर है या जो उसके ऊपर हावी होना है, जो उसके अर्थ इकोनॉमी पे, यूएस की इकोनॉमी पे हावी होता जा रहा है, उसको अगर कोई काउंटर कर सकता है तो एकमात्र देश है भारत। ये उसकी जरूरत है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उसको आज के डेट में भारत को नाराज नहीं कर सकता। मुझे मेरी यूएस मेरे से नाराज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं नाराज ना हो जाए उससे। रूस कुछ मायनों में भारत के लिए उपयोगी रहा है, खासकर भारतीय सेना शक्ति को बढ़ाने में, लेकिन चीन का समर्थन करने के लिए मॉस्को की राजनीति मजबूरी, एक चेतावनी जो है उस पर क्या नई दिल्ली का ध्यान नहीं जाना चाहिए? वो बहुत देर से हमारा ध्यान उधर गया है। आपको याद होगा कि सोवियत संघ टूटा था जनरल साहब और हमारे स्पोक्स पर्सन साहब 1991 में। 10 साल तक, रिमेम्बर सर, 10 साल तक रूस हाथ जोड़ता रहा कि मुझे पश्चिम में स्वीकार करें। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको ह्यूमिलिएट किया, उसकी इकोनॉमी को तोड़ दिया बिल्कुल। मेरे कई पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देखा है किस तरह से एक प्राउड नेशन को आपने उसकी नाक जमीन में रख दी। फिर उसने पश्चिम की तरफ देखना छोड़ दिया, पूरब की तरफ देखने लगा। वहां पे चीन बैठा था, खूब सारे पैसे थे, कहता है मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं, तेरे पास मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पैसे नहीं है तो मैं आ रहा हूं। ये रियल रिलेशनशिप है मैम, ये है मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस। रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं नंबर 2 हूं, चीन का छोटा भाई हूं, नहीं हो सकता। वो तो चीन को सोचते थे ये तो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये क्या हमारी बराबरी करेंगे। लेकिन आज हालात ऐसे बने हैं कि वो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि चीन की एक और कमजोरी है मैम, ये भी मैं आपको बता देता हूं, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाता जो उससे कमजोर है। वो रिस्पेक्ट करेगा उसी को जो उससे ज्यादा शक्तिशाली। जितने छोटे मोटे देश हैं जहां चीन ने पूंजी निवेश किया है, मैं तो 3 देशों में प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूं अफ्रीका में, तीनों नफरत करते हैं चीन से, कहते हैं ये आके इनका राजदूत आके हमें गाली निकाल के चला जाता। ऐसी चीजें हम लोग नहीं करते, रशियंस नहीं करते। तो ये समझने की बात है कि जो रिलेशनशिप है इस समय हमारी अमेरिका के साथ, वो बायलैटरल है, किसी तीसरे देश का हम नहीं सोचते हैं। चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो बायलैटरल है, कोई उसे इन्फ्लुएंस नहीं करता। और रशिया के साथ जो हमारे दृढ़ संबंध है दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे द्विपक्षीय हित में। ठीक है कोचर साहब, ये इस तरह की मीटिंग होना हर साल ये कितनी जरूरी होती है, और क्या आपको लगता है कि इस तरह की मीटिंग में और क्या भारत को कदम उठाना चाहिए और क्या फायदा रूस से ले सकते हैं? देखिए, ये मीटिंग्स रेगुलरली होती हैं। जी, क्षमा चाहता हूँ जनरल, इतना कहना चाहता था अबाउट दिस बायलैटरल मीटिंग्स। मैडम, मैं कहीं में बैठा हूँ, एक तो हमारी डेलीगेशन होती है, बातचीत होती है। जब डेलीगेशन चली जाती है, दोनों लीडर्स अकेले में बैठ के क्या बात करते हैं आप उन्हीं से पूछिएगा। इससे मजबूती आती है जो आज हैदराबाद हाउस में हुआ। जी जी जी, कोचर साहब। अच्छा, ये ऐसा है कि मीटिंग्स रेगुलरली होती है और हमारे यूनिट्स में भी जब मैं उधर था तो रशियन आर्मी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो, क्योंकि उनका इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बीच में इक्विपमेंट की प्रॉब्लम्स आती है और कोई ना कोई अपग्रेडेशन होता रहता है, तो एक कांस्टेंट इंटरैक्शन एट द ऑफिशियल लेवल, एट द लोअर लेवल और एट द हेड्स ऑफ स्टेट लेवल। जैसे एम्बेसडर वोरा ने अभी बताया कि जब हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं तो उसकी एक अलग परिभाषा होती है और
ये जो कितने सालों के बाद एक रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आया है, तो इसकी भी एक बहुत एक इसको अहमियत है। और मैं आपको एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है, ये रशिया का वैक्सीन इंडिया में आया है और कोई देश का वैक्सीन इंडिया में नहीं आया। तो ये मैसेज भी देता है हमारे रिलेशंस के बारे में। और ये मिलिट्री के एरिया में सीमित नहीं है, हेल्थ केयर के एरिया में भी बहुत हमारी कॉपरेशन है इसको रशिया के साथ। हमारे पेटेंट्स एक्सचेंज होते हैं और जो भी इसको ड्रग्स की भी जो इसको डेवलपमेंट होती है और जो भी इसका रिसर्च होता है, अच्छा, उसमें रशियन साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं। तो ये जो इसकी जो आप अहमियत बोल रहे हैं, इसकी अहमियत बहुत होती है। और ये मीडिया में चाहे बेशक ना आए, बट ये हमारी जो उनके साथ मीटिंग्स होती है रशियन काउंटर पार्ट्स की, वो बहुत ही रेगुलर होती है। हमारे टैंक्स के ऑलमोस्ट 60% जो स्पेयर्स हैं वो अभी भी रशिया से आते हैं, बिकॉज इंडिया में उनका मैन्युफैक्चर नहीं होता है। और जो ऐसी जब कॉपरेशन होती है दोनों देशों में, तो ये एक रिश्तों को मजबूत करता है। बिल्कुल, रिश्तों को मजबूत करता है और उम्मीद करते हैं हम ये रिश्ते आगे भी यूं ही बरकरार रहेंगे। भारत और रूस के रिश्ते आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।